गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। गुप्त वंश का प्रारंभ 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने किया। इस वंश में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य जैसे प्रतापी राजा हुए। इस काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने तब के गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को दुनिया का श्रेष्ठतम नगर बताया था। गुप्त वंश के शासनकाल को अक्सर इसकी शास्त्रीय और विशिष्ट विशेषताओं के लिए याद किया जाता है, जैसे कि उपमहाद्वीप का राजनीतिक एकीकरण, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, शिक्षा, विद्या, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यों का इनोवेशन, दर्शन, विशेष रूप से पत्थर की मूर्ति कला और वास्तुकला के लिए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवीन विकास के लिए इसे याद किया जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दो प्रमुख राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ था। उत्तर भारत में कुषाण और दक्कन क्षेत्र में सातवाहन। इन क्षेत्रों में राजनीतिक एकता, आर्थिक समृद्धि और शक्तिशाली ताकतें थी। गुप्त जो है वो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, जो लोग भूमि पर नियंत्रण सहित स्थानीय संसाधनों के माध्यम से खुद को बनाए रखते थे, और उन्होंने शासकों को सैन्य सहायता भी प्रदान की थी। गुप्त जो है वो शक्तिशाली सामंत थे। तो आइए गुप्त साम्राज्य के सोर्सेस यानी इतिहास के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं वो जानिए। साहित्य, सिक्के, पत्थर की मूर्तियां और शिलालेखों से, जैसे कि प्रशस्तियां भी हैं। विशेष रूप से कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में रचित प्रशस्तियां होती थी। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख जो समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, वो संस्कृत में रचित है हरिसेन के द्वारा। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उन्होंने प्रशंसात्मक वर्णन किया है समुद्रगुप्त का। अशोक द्वारा निर्मित यह स्तंभ पहले कौशाम्बी में स्थित था, जिसे बाद में अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर के आदेश और बिरबल का भी उल्लेख है। अब गुप्त वंशावली के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं? समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उससे, कुमारगुप्त का विल्सर्ड स्तंभ लेख उससे, और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है उससे हमें गुप्त के वंशावली के स्रोत मिलते हैं। गुप्तों ने मगध, ज्यादातर बिहार, मध्य देश, अनुगंगा, मध्य गंगा बेसिन और साकेता, आधुनिक अयोध्या, उत्तर प्रदेश के उपजाऊ हिस्सों पर शासन किया था। गुप्त वंश, गुप्ता डायनेस्टी, महाराजा गुप्त जो कि श्रीगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं, गुप्त वंश के संस्थापक थे और वो सामंत के रूप में शासन किया करते थे। लगभग 275 ईस्वी में महाराजा श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्र पत्राभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है। श्रीगुप्त को महाराजा की उपाधि मिली। महाराजा घटोत्कच वो श्रीगुप्त के पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे। उन्होंने भी महाराजा की उपाधि धारण की। फिर है चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल 319 से 335 ईस्वी तक रहा। वो गुप्त राजवंश के पहले महत्वपूर्ण राजा थे और गुप्त वंश के पहले शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी महत्ता दिखाने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। वे गुप्त संवत के प्रवर्तक भी थे, जिसकी प्रारंभ तिथि 319 ईस्वी है, और नेपाल के लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को चंद्रगुप्त प्रथम ने बढ़ाया था। फिर हैं समुद्रगुप्त, जिनका शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक रहा। उनको पराक्रमांक की उपाधि मिली और परम भागवत की उपाधि भी मिली है। नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त को मिली। चंद्रगुप्त प्रथम के ये पुत्र थे और इन्होंने युद्ध और विजय की नीति अपनाई थी। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को लिखा गया है, जो उनकी सैन्य विजय की कहानियां कह रहे हैं। प्रयाग प्रशस्ति जो संस्कृत में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित है, उसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उन्होंने पृथिव्यामा प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो, मतलब पृथ्वी का प्रथम वीर। हरिसेन दरबारी कवि थे। कुमार मात्य संधि विग्रहिका जो शांति और युद्ध मंत्री थे, और महादंडनायक जो न्यायिक, जो सैन्य अधिकारी हुआ करते थे, ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे। समुद्रगुप्त का नियंत्रण भारतीय उपमहाद्वीप पर बहुत अधिक था। उत्तर में नेपाल और पंजाब के राज्यों से लेकर कांचीपुरम जो तमिलनाडु में है, वहां पल्लव साम्राज्य और सिंघला वर्तमान श्रीलंका के क्षेत्र तक समुद्रगुप्त का अधिकार था। समुद्रगुप्त के विरोधी शासक मारे गए, जिनके प्रभुत्व पर समुद्रगुप्त ने एक मुश्त कब्जा कर लिया था।
सीमांत राजाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मजबूर किया गया था। वीरसेन अपने दक्षिण अभियान के दौरान समुद्रगुप्त के सेनापति थे। उन्होंने इस अवसर पर अश्वमेध करके और अश्वमेध सिक्के बलिदान के दृश्य को चित्रित करते हुए जारी करके अपनी विजय का जश्न मनाया था। सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में तीर्थयात्रियों के लिए एक मठ और विश्राम गृह बनाने की अनुमति देने के कारण उन्हें अनुकंपवन यानी करुणा से भरा हुआ कहा जाता था। इस मठ की भव्यता का वर्णन 7वीं शताब्दी के वेनसांग के कार्यों में किया गया था। सीलोन के शासक ने बोधगया में सिंगली भिक्षुओं के लिए विशेषाधिकार सुरक्षित करने के लिए एक दूतावास भी भेजा था। शिलालेख में कहा गया है कि समुद्रगुप्त को दक्षिण पूर्व एशिया के कई राजाओं से भी श्रद्धांजलि यानी ट्रिब्यूट मिलती थी। उन्हें अपने सिक्कों पर एक पेशी योद्धा के साथ साथ एक कवि, एक संगीतकार और सीखने के संरक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। वह कला का एक महान संरक्षक था और उसने कविराज की उपाधि धारण की थी। संगीत के प्रति उनका प्रेम उनके सिक्कों से प्रमाणित होता है, जो इन्हें इस अवसर पर वीणा बजाते हुए दर्शाते हैं। उनके सिक्कों पर पराक्रमा बहादुर, अपराजय अजेय, व्याघ्र पराक्रमा बाघ के रूप में बहादुर और अश्वमेध पराक्रम अश्वमेध करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली जैसे उपकथाएं शामिल हैं। उनके एक मंत्री महान बौद्ध दार्शनिक वसुबंधु भी थे। समुद्रगुप्त को कला और साहित्य के संरक्षण के लिए याद किया जाता है। उनके साम्राज्य में आधुनिक बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के कुछ हिस्से शामिल थे। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवियों का पोता कहा गया है। रामगुप्त का देवी से विवाह हुआ था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका जो बड़ा पुत्र था रामगुप्त, वही शासक बना, लेकिन वह एक कमजोर शासक था। और विशाखा दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त शकों के साथ युद्ध में बुरी तरह हार गया था और शक राजा उसकी पत्नी ध्रुव देवी को प्राप्त करना चाहता था। रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शक शासक को देने का फैसला कर लिया और तभी उनके भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो रामगुप्त के छोटे भाई थे, उनको यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने स्त्री वेश धारण करके शक राजा और रामगुप्त दोनों की हत्या कर दी और गुप्त वंश की गद्दी पर बैठ गया और उन्होंने ध्रुव देवी से शादी भी कर ली। राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी इस घटना का उल्लेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में देखते हैं। 375 से 415 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनके अन्य नाम में सांची के अभिलेख में देवराज कहा गया है और प्रवर सेन के अभिलेख में इन्हें देवगुप्त भी कहा गया है। महरौली लौह स्तंभ लेख में इन्हें चंद्र कहा गया, शक विजेता शकारी कहा गया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो हैं वो समुद्रगुप्त एवं दत्त देवी के पुत्र थे। गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर इनके समय में पहुंच गया था। महरौली लेख के अनुसार चंद्र ने यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णुध्वज की स्थापना कराई थी। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह III को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी में हराकर पश्चिमी भारत में शक सत्ता को खत्म कर दिया था। इस उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के, जिसे रुपयक या रूपक कहते हैं, वो भी चलाए थे। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा भी की है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। दिनारा नामक सोने के सिक्के भी जारी किए गए थे। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था, जिसके मरने के बाद प्रभावती स्वयं वास्तविक शासिका भी बनी। वाकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित भी किया था। इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए गए थे। इस विजय के बाद उन्हें शकारी भी कहा गया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी अभिलेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसने उज्जैन में दूसरी राजधानी स्थापित की थी, जो कि कालिदास एवं अमर सिंह जैसे विद्वानों से विभूषित थी। उनका दरबार 9 प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा सुशोभित था, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। कालिदास उन नवरत्नों में सबसे प्रमुख थे। शास्त्रीय संस्कृत कवि जिनकी रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयाम दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में उन्होंने भेजा था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। वाराहमिहिर ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन और ज्योतिषी भी थे, उनके दरबार में सुशोभित थे। धन्वंतरी जो फिजिशियन थे, चिकित्सक थे, जिन्हें आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है, ठीक है, फादर ऑफ आयुर्वेदा। शाब्दिक अर्थ है इनका दीर्घायु के लिए ज्ञान। उसके बाद है घटकर पारा, जो मूर्तिकला और वास्तुकला में विशेषज्ञ थे। शंकु जो शिल्प शास्त्र से लिखने वाले एक वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट। छपनक जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे,
जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखा था, वरराजी जो व्याकरण और संस्कृत के विद्वान और प्राकृत भाषा के पहले व्याकरणविद भी थे, वेताल भट्ट, वेताल तो आपको पता ही है, विक्रम वेताल एक जादूगर और मंत्र शास्त्र के लेखक थे। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे और महान चिकित्सक जो ग्रेट फिजिशियन के रूप में धन्वंतरी जाने जाते थे। तीसरे खगोल विज्ञानी जो एस्ट्रोनॉमर थे वारामिहिर थे। चौथे कोशकार जो लेक्सिकोग्राफर हैं अमर सिंह, और पांचवें जो हैं वो शंकु, और छठे रत्न फलित ज्योतिषी छपनक थे। सातवें विद्वान ग्रामरियन व रुचि थे, और आठवें जादूगर जो मैजिशियन वेताल भट्ट थे, और नौवें रत्न जो है घटकर पर जो महान कूटनीतिज्ञ थे। अब कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य का शासनकाल आता है 415 से 455 ईस्वी तक, जिन्हें महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेध महेंद्र भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी के बड़े पुत्र थे, और मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन है। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य भी कहा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय भी कुमारगुप्त प्रथम को ही जाता है। सबसे ज्यादा अभिलेख, लगभग 18 अभिलेख इनके समय के प्राप्त हुए। गुप्तों की वंशावली 62 अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम तक के शासन का विवरण है। बंगाल में धनदय ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र और बैग्राम ताम्रपत्र भी इन्हीं के समय का है। इसके बाद स्कंदगुप्त, जिन्हें क्रमादित्य भी कहा जाता है, 455 से 467 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये गुप्त वंश के अंतिम महान शासक थे और अयोध्या को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। उसके शासनकाल में जूनागढ़ शिलालेख जो रुद्र दमन का शिलालेख है और गिरनार का जो शिलालेख है वो बताते हैं कि उसके राज्यपाल पर्णदत्त ने सुदर्शन झील की मरम्मत की थी। जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिचित वृक्षा भी कहा गया है। किसको? स्कंदगुप्त को। अब सुदर्शन झील के बारे में कुछ बता दूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण किया था, अशोक ने इसका पुनर्निर्माण किया था, रुद्रदमन ने इसकी मरम्मत की थी और स्कंदगुप्त ने भी इसकी मरम्मत की थी। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपम भी कहा गया है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हूनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूनों का पहला भारतीय आक्रमण हुआ था और स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हो गए थे। तोरामन और मेहरकुल बेटा था तोरामन का, ये प्रसिद्ध हून राजा थे। तीसरी सदी में जब हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार ज्यादा करने लग गए थे। अब है भानुगुप्त और उसके बाद है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त अंतिम शासक हुए हैं गुप्तों के। गुप्तों ने मध्य भारत और दक्षिण भारत के लौह अयस्क भंडारों की आसानी से खुदाई की। फिर गुप्तों ने उत्तर भारत के उन क्षेत्रों से निकटता का लाभ उठाया जो बैजेंटाइन एम्पायर, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, पूर्वी रोमन साम्राज्य, उसके साथ उन्होंने रेशम व्यापार भी किया था, सिल्क ट्रेड किया था। गरुड़ जो उनकी राज्य मुहर यानी ऑफिशियल स्टाम्प थी, किनकी? गुप्त वंश की। गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। शासन व्यवस्था जो है वो राजतंत्रात्मक थी और गुप्ता जो है वो देश का प्रशासक था, एडमिनिस्ट्रेटर था, जो सम्राट द्वारा, एम्पायर द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था। राज्य जो है वो कई भुक्तियों या प्रांतों यानी प्रोविंसेस में बटा हुआ था और उसका जो इंचार्ज होता था, प्रभारी, वो उपरिक कहा जाता था। भुक्तियां जो है वो कई विषयों में विभाजित थी जिनके प्रभारी विषयपति होते थे। प्रत्येक विषय को विधियों में बांटा गया था और विधियां जो है वो ग्रामों में विभाजित थी। पेट ग्राम समूह की इकाई थी और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था जिसका मुखिया ग्रामीक होता था। गुप्त साम्राज्य का केंद्रीय नियंत्रण यानी सेंट्रल कंट्रोल जो है वो कमजोर हो गया था और गुप्त वंश जो है वो हून यानी जो मध्य एशियाई क्षेत्र में जिनका शासन था उनके आक्रमण के कारण गुप्त वंश की नींव भी गिर गई थी। अब देखिए समुद्रगुप्त के ऑफिसर्स को जानते हैं। कुमारामात्य जो गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी थे, महादंड नायक जो न्यायाधीश थे, ध्रुवाधिकरण जो भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी थे, चीफ ऑफिसर, भूमि कर मतलब लैंड टैक्स। फिर संधि विग्रहक जो संधि एवं युद्ध के मंत्री थे, खाद्यत पाकिका जो कि राजकीय भोजनालय के अध्यक्ष थे। उसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय के ऑफिसर्स को जान लेते हैं। उपरिक जो प्रांत का राज्यपाल था, महादंड नायक जो मुख्य न्यायाधीश था, चीफ जस्टिस, दंड पाशिक जो पुलिस विभाग का प्रधान था, कुमारामात्य जो प्रशासनिक अधिकारी था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बलाधिकृत जो सैन्य कोष का अधिकारी था, मिलिट्री फंड का, महाप्रतिहार जो मुख्य गवारिक था। अब सैन्य संगठन के बारे में जान जाते हैं। देखिए सेना का जो अध्यक्ष है वो सम्राट होता था और सम्राट के वृद्ध होने पर सेना की अध्यक्षता युवराज के द्वारा होती थी। सेना की शाखा को देख लेते हैं। गज सेना जो हाथियों की सेना थी उसका प्रधान अध्यक्ष महापीलुपति कहलाता था और अश्व सेना उसका प्रधान अध्यक्ष महाशोपति या भटाशोपति कहलाता था। फिर है रणभांडाधिकृति। देखिए रणभांडाधिकृति जो है वो क्या करते थे? सामग्री की व्यवस्था और सप्लाई से संबंधित वो कर्मचारी थे।
ठीक है। सामाजिक जीवन देख लेते हैं। समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र की स्थिति में सुधार आया था और उन्हें रामायण, पुराण, महाभारत सुनने का अधिकार भी मिल गया था। पर हाँ, छुआछूत उस वक्त प्रचलित थी। याज्ञवल्क्य की स्मृति और गुप्तकालीन अभिलेखों से कायस्थ का सबसे पहले उल्लेख उसी समय मिलता है। शूद्रों की पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में भी होने लगी थी। स्त्रियों की दशा में थोड़ी गिरावट आई थी। निचले 2 वर्णों की स्त्रियों को जीवन निर्वाह के लिए अर्जन करने की स्वतंत्रता मिली थी। सती प्रथा का भी प्रचलन था और इसका उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से मिलता है। वेश्याओं को गणिका भी कहा जाता था। कात्यायन के अनुसार स्त्री अपने श्रीधन के साथ अचल संपत्ति को भी बेच सकती थी। धार्मिक जीवन, बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया तथा भागवत धर्म केंद्र बिंदु बन गया। गंगधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है और हरिहर के रूप में शिव जी भी जाने लगे। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा सृजन करने वाले, विष्णु पालन करने वाले और महेश संहार करने वाले की पूजा भी शुरू हो गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त के सिक्कों पर राजकीय चिन्ह विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्र पाया जाता है। देवगढ़ झांसी का जो मंदिर है पंचायतन श्रेणी का दशावतार मंदिर है, अपने आप में बहुत भव्य है। गुप्त युग का वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है। गुप्त युग में मथुरा एवं वल्लभी में जैन सभाओं का आयोजन हुआ था। आर्थिक जीवन, मुद्राएं एवं अभिलेख आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, व्यापार, विकसित उद्योग धंधे गुप्त काल की समृद्धि के कारण भी हैं। भूमि 5 प्रकार की थी। क्षेत्र भूमि जो कृषि योग्य थी, वास्तु भूमि जो रहने के लिए रेसिडेंशियल भूमि थी, चारागाह भूमि जो पशुओं के चारा योग्य भूमि थी, खिल भूमि जो भूमि जोतने योग्य नहीं थी उसको खिल भूमि कहते थे, अपृहत भूमि जो बिना जोती गई जंगली भूमि थी। अब टैक्सेशन सिस्टम, कर व्यवस्था को देख लेते हैं। लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व मेन सोर्स था इनकम का, और टैक्स जो कर होता था वो 1/4 से 1/6 मतलब 1/4 से 1/6 पार्ट तक लिया जाता था। भाग जो है वो राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा भाग कहलाता था। भोग जो है वो राजा को मिलने वाला गिफ्ट टैक्स कहलाता था। ऊपरी कर अस्थायी कृषकों यानी टेम्पररी जो एग्रीकल्चर में जो कृषक थे उनके लिए टैक्स ऊपरी कर कहलाता था। उदरंग जो अस्थायी काश्तकार थे उनके लिए टैक्स लिया जाता था। और हिरण्य द्रव्य यानी कि कैश के रूप में टैक्स लिया जाता तो हिरण्य कहते थे उसको। विष्टि वो निःशुल्क या बेगार श्रम कहलाता था। दिनार जो है स्वर्ण मुद्राएं थी। अग्रहार मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान की जाने वाली भूमि थी। सार्थवाह व्यापारिक कारवां को नेतृत्व करने वाला था और व्यापारियों तथा शिल्पियों के 4 संगठन थे, निगम, पुग, गण और श्रेणी। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। राहत घटयंत्र का प्रयोग सिंचाई के लिए हुआ था। न्यायाधिकरणी जो है वो भूमि संबंधी विवादों को निपटाने वाला अधिकारी होता था। कर्णिक व महापक्षपटलिक भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले थे। उस वक्त के जो पोर्ट्स हैं बंदरगाह वो देख लेते हैं। पूर्वी भारत के बंदरगाह ताम्रलिप्टी घंटशाला थे। पश्चिमी भारत के बंदरगाह भृगु कच्छ जो भड़ौच में है और सोपाड़ा और कल्याण भी थे। उज्जैन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। गुप्त युग में वैज्ञानिक प्रगति, साइंटिफिक डेवलपमेंट को देखते हैं। आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उनकी पुस्तक आर्यभट्टीय में दशमलव प्रणाली जो डेसिमल सिस्टम है उसका वर्णन किया गया और अर्थ को राउंड बताया गया, पृथ्वी को गोल बताया गया। पृथ्वी की परिधि यानी जो सरकमफेरेंस है उसका सही एस्टिमेशन भी, अनुमान भी लगाया गया। उनकी अन्य रचनाएं हैं आर्यभट्ट की, कौन कौन? दशागीतिक सूत्र और आर्याष्टक शतक। वारामिहिर ने अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में 5 प्राचीन सिद्धांतों पैतामह, रोमक, पोलिश, वशिष्ठ तथा सूर्य को बताया था। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उनकी रचना है ब्रह्म सिद्धांत। सुश्रुत आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए जाने जाते थे। धन्वंतरी भारतीय आयुर्वेद के पिता भी कहलाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये सभी चिकित्सक थे। अब देखिए, भास्कर ने 3 ग्रंथों की रचना की थी, महाभास्कर, लघु भास्कर और भाष्य। गुप्त कला जो शिखर युक्त मंदिर है, दशावतार मंदिर, देवगढ़ झांसी वो प्रमुख है। धम्मेक स्तूप सारनाथ में उत्तर प्रदेश में है ना। और शिव मंदिर भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में है। और अहिछत्र बरेली उत्तर प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नचना कोठार मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में और उदयगिरी विदिशा में भी विष्णु मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर ईंटों से निर्मित सिरपुर में है। अजंता की चित्रकारी देखिए, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। कुल 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल से संबंधित है।
गुफा संख्या 16 में मन्नासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 17 में जातक कथाओं का उल्लेख है। इसमें बुद्ध को यशोधरा से भिक्षा मांगते और यशोधरा द्वारा राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया है। इस गुफा में सिंघल के राज दरबार का भी चित्र है। इसे चित्रों का चित्रशाला भी कहा गया है। अजंता की गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं। अजंता की खोज 1819 ईस्वी में सर जेम्स एलेक्जेंडर ने की थी। अब बाघ की गुफाएं। मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत को काटकर बाघ की गुफाओं का निर्माण हुआ। यह धर्मनिरपेक्ष गुफा है। गुप्तकालीन साहित्य यानी गुप्त लिटरेचर को देख लेते हैं। गुप्तकाल साहित्य जो है संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है और कालिदास भारत का शेक्सपियर भी वो कहे जाते हैं। वो संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि हुए। उदयगिरी गुहा लेख का रचनाकार वीरसेन था और मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्टी ने की थी। प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव मेघदूत, रघुवंशम, विक्रमोवंशियम और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। बाण भट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की। भास ने स्वप्न वासव दत्तम, कर्णभारम और चारु दत्तम की रचना की। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना की। वत्स भट्टी ने रावण वध की रचना की। राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की। अमर सिंह ने अमरकोश, शूद्रक ने मृच्छकटिकम और भौमक ने रावणार्जुनियम की रचना की। डिक्लाइन ऑफ गुप्ता, गुप्त राजाओं का पतन। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमार गुप्त था और अपने पिता द्वारा बनाए गए साम्राज्य को बनाए रखने में वो सक्षम तो था, लेकिन उसके शासनकाल के बाद के हिस्से के दौरान मध्य एशिया के हुनों से खतरा हो गया था गुप्त साम्राज्य को। बैक्ट्रिया पर कब्जा करने के बाद हुनों ने हिंदुकुश पर्वत को पार किया और भारत में प्रवेश कर लिया था। राजकुमार स्कंदगुप्त के दौरान हुनों का पहला आक्रमण तो हुआ और स्कंदगुप्त ने वीरता से हुनों को हरा दिया। स्कंदगुप्त के बाद हुन आक्रमण की लगातार लहरों ने गुप्त वंश के शासन को कमजोर कर दिया था। चीनी यात्री वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से पता चलता है कि सबसे पहले गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य ने लगभग 528 ईस्वी और कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 495 ईस्वी है में मालवा नरेश यशोधर्मन द्वारा मेहर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। मालवा और मध्य भारत का एक बड़ा हिस्सा पंजाब और राजस्थान भी हुनों के हाथ में चला गया था। भारत में हुनों का पहला महत्वपूर्ण शासक तोरमान था, जिसने पश्चिमी भाग के बड़े हिस्से पर और मध्य भारत में भोपाल के निकट एरन तक फैला एक क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसका पुत्र मेहरकुल था जो 515 ईस्वी में उसका उत्तराधिकारी बना और ग्रंथों में उसका वर्णन एक अत्याचारी और मूर्ति भंजक के रूप में किया गया है। मालवा के यशोधर्मन और गुप्त वंश के नरसिंह गुप्त बालादित्य ने अंत में मेहरकुल को हराया था। गुप्त साम्राज्य के आर्थिक समृद्धि में धीरे धीरे गिरावट हुई थी और गुप्त साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत के विभिन्न भागों में कई शासक राजवंशों का उदय हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। थैंक यू। जय हिंद।